नमस्कार, आप सुन रहे हैं गूंज 90.8 FM, आपकी अपनी आवाज। मैं हूं आपके साथ आपकी अपनी आरजे कल्पना। शो है एक मुलाकात और एक मुलाकात में आज हमारे खास मेहमान हैं राजेश वाधवानी जी, राष्ट्रीय महामंत्री भारतीय सिंधु सभा एवं डायरेक्टर सिंधु साहित्य अकेडमी। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका गूंज में। धन्यवाद। करते हैं आज के ये सफर की शुरुआत सर के साथ। बहुत सारी बातों को हम जानने वाले हैं सर से। तो सर, किसी भी चीज की जब आप शुरुआत करते हैं, हर चीज की एक जर्नी होती है, एक संघर्ष होता है, एक शुरुआत होती है। मैं जानना चाहूंगी सर, आपकी इस जर्नी की बतौर डायरेक्टर हम बात करें, समाज सेवा के क्षेत्र की बात करें, कैसे इस जर्नी की शुरुआत हुई? देखिए, आपने कहा हर जर्नी में कहीं ना कहीं संघर्ष होता है जी। संघर्ष सभी के साथ है, इसलिए मैं ये नहीं कहना चाहूँगा कि संघर्ष मैंने भी किया, क्योंकि बिना संघर्ष के किसी को कुछ नहीं मिलता और संघर्ष भी शायद ईश्वर प्रदत्त रहता है, ऐसा मेरा मानना है। सिंधी साहित्य अकादमी में निदेशक बनने का जब आदेश मुझे प्राप्त हुआ था, उस आदेश की प्राप्ति के बाद मेरी ज्वाइनिंग तक मुझे विश्वास नहीं था कि मुझे ईश्वर ने इतनी बड़ी जिम्मेदारी दी है, क्योंकि मैं एक साधारण सा व्यक्ति रहा, शिक्षक, और शिक्षक के बाद एक न्यूज़ एंकर, और न्यूज़ एंकर के दौरान समाज के कार्य में मेरी रुचि बढ़ी, तो भारतीय सिंधु सभा नामक एक संस्था से मैंने अपना सामाजिक गतिविधियों का सफ़र शुरू किया। जी। इस दौरान धीरे धीरे कब मैं प्रवासी पक्षी हो गया और भारतीय जनता पार्टी और कुछ अन्य दायित्वों में जुड़ते जुड़ते कहीं ना कहीं एक विचार मेरा दूर तक पहुंचा, और वो विचार था सिंधी समाज के कार्य क्षेत्र में कुछ अलग करना। शायद यही कारण रहा कि सिंधी साहित्य अकादमी में निदेशक की जिम्मेदारी मुझे मिली, और ये जिम्मेदारी मुझे कोविड काल के दौरान मिली थी, जब लोग परेशान थे, हताश थे, सबका काम प्रभावित था। पर उस काल में ये जिम्मेदारी मिलना मैं ईश्वर की ओर से बहुत बड़ी नेमत मानता हूँ। और आप ऐसे ही समाज सेवा के क्षेत्र में कार्यरत हैं, ऐसी हम आशा करते हैं। और सर, इसके जैसे अभी आपने बताया सिंधु साहित्य अकादमी के आप डायरेक्टर हैं जी। मैं जानना चाहूंगी सर, उस नाते आपके क्या दायित्व हैं और कैसे ये पूरी अकादमी काम करती है, और क्या क्या कार्यों का ये निर्वहन अभी इस अकादमी के द्वारा किया जा रहा है? जी, ये मध्य प्रदेश संस्कृति मंत्रालय के अधीन अलग अलग भाषाओं की अकादमियां हैं जी। उर्दू अकादमी है, पंजाबी अकादमी है, भोजपुरी अकादमी है, मराठी अकादमी है, उन्हीं में एक सिंधी साहित्य अकादमी है। और इस अकादमी पर यह जिम्मेदारी है कि विभाजन के बाद जो सिंधी समाज हिंदुस्तान में विस्थापित होकर आया और यहाँ पुनर्स्थापित होने तक उसका जो संघर्ष रहा, उस संघर्ष काल में सिंधी भाषा, संस्कृति, साहित्य और लोक संस्कृति, इन सब का बहुत ह्रास हुआ। और वो ह्रास इतना हुआ कि आज सिंधी समाज के युवाओं को यह नहीं मालूम कि हमारा साहित्य क्या है, हमारे लोकगीत क्या हैं, हमारी लोक परंपराएं क्या हैं, हमारा लोक साहित्य आखिर आधारित किस बात पर था। तो इन्हीं सब बातों को लेकर अकादमी की ये जिम्मेदारी है कि साहित्य के माध्यम से और संस्कृति के माध्यम से कुछ ऐसे आयोजन करना जिससे युवा पीढ़ी को सिंधी साहित्य और संस्कृति की जानकारी मिले, और सिंधी साहित्य और संस्कृति का न केवल संरक्षण हो बल्कि इसका संवर्धन हो जी। तो ये जिम्मेदारी मुझ पर है। ये जिम्मेदारी का निर्वहन करने के लिए हमें पूरे प्रदेश में विभिन्न आयोजन करके युवा पीढ़ी को और बुजुर्ग पीढ़ी को इनके बीच बैठकर कुछ आयोजन करने होते हैं और अपनी साहित्य और संस्कृति से जुड़ी बातें साझा करनी होती हैं। और बुजुर्गों के पास आप जब भी बैठते हैं, अनुभव का पिटारा आपको मिलता है, जो कि आप दे सकते हैं अपनी आने वाली पीढ़ी को, वर्तमान पीढ़ी को। शायद इस चीज़ों की बहुत ज़रूरत है, क्योंकि मातृभाषा होती है माँ के द्वारा बोले जाने भाषा, और हम शायद कहीं ना कहीं आजकल वो छोड़ रहे हैं आधुनिकता के दौर में। इंग्लिश को हम अपना रहे हैं, अच्छी बात है, इंटरनेशनल लैंग्वेज है, लेकिन कहीं ना कहीं हम ना छोड़ें हमारी मातृभाषा को, क्योंकि वही हमारी असली पहचान है। सर, हमने बात की सिंधी साहित्य अकादमी की, बात करें सर, आप भारतीय सिंधु सभा के जनरल सेक्रेटरी भी हैं सर, इस नाते आपके क्या दायित्व है? संयोग से जो कार्य मुझे सिंधी साहित्य अकादमी में करना है, वही सामाजिक स्तर पर भारतीय सिंधु सभा में भी करना है जी। 1947 में जब विभाजन हुआ और सिंध प्रांत का बंटवारा न होकर पूरा सिंध आज के पाकिस्तान की ओर चला गया, लेकिन वहाँ के निवासी जो सिंधी हिंदू थे, वो धर्म रक्षा की खातिर हिंदुस्तान में आए जी। और यहाँ आकर उनको शरणार्थी जीवन जीना पड़ा। लगभग 2 पीढ़ियाँ खत्म हो गईं, उनका संघर्ष चलता रहा। आज चौथी पीढ़ी जो किशोरावस्था में है, उस संघर्ष को नहीं जानती। ये बात 1979 में प्रयागराज में कुंभ के मेले में समाज के कुछ वरिष्ठ जनों ने महसूस की, जिनमें लाल कृष्ण आडवाणी जी थे, झमटमल वाधवानी जी थे, हशु आडवाणी जी, ऐसे कई नाम, हरि आत्माराम संतानी जी, जिन्होंने ये सोचा कि भारत में विस्थापित होकर आया सिंधी समाज किसी एक जगह पर केंद्रित नहीं है, कोई किसी शहर में, कोई किसी शहर में। आज भी हम देखते हैं ना, भारत में हमारे राष्ट्रगान में सिंध शब्द है, पंजाब, सिंध, गुजरात, मराठा। पंजाब है, गुजरात है, महाराष्ट्र है, पर सिंध कहाँ है?
तो सिंध भारत के हर प्रदेश में बसता है। और उस समय बड़ों ने यह सोचा कि कोई एक संस्था ऐसी होनी चाहिए जो देश भर में बिखरे हुए सिंधी समाज को एक सूत्र में बांध सके। वहीं भारतीय सिंधु सभा का जन्म हुआ और आज 7 प्रांतों में भारतीय सिंधु सभा कार्य कर रही है जी। मैं भारतीय सिंधु सभा की ग्वालियर इकाई में एक कार्यकर्ता के नाते जुड़ा। कार्यकर्ता के बाद मैं जिले का संगठन मंत्री बना, इसके बाद यहाँ का महासचिव और उसके बाद भारतीय सिंधु सभा की युवा इकाई का मध्य प्रदेश का अध्यक्ष, ऐसा दायित्व अभी मुझे मिला जी। उसके बाद फिर मुझे मुख्य शाखा में बुजुर्गों के साथ कार्यवाहक अध्यक्ष के रूप में काम करने का अवसर मिला और आज उन सभी के आशीर्वाद से मैं राष्ट्रीय महामंत्री का दायित्व निभा रहा हूं। और भारतीय सिंधु सभा भी वही कार्य कर रही है जो सिंधी साहित्य अकादमी का है कि हमारी संस्कृति, हमारी बोली, हमारी भाषा ये युवा पीढ़ी विस्मृत न कर बैठे। तो संगठन के विभिन्न आयोजनों के माध्यम से हम युवा पीढ़ी से आग्रह करते हैं, कुछ आयोजन करते हैं, उनके बीच बैठकर चर्चा करते हैं कि कुछ भी भूल जाएं, अपनी मातृभाषा को न भूलें, क्योंकि मातृभाषा को भूलने वाला समाज अपने अस्तित्व को नहीं बचा सकता। जी। और किसी ने बहुत खूब कहा है, आजाद रहिए विचारों से लेकिन बंधे रहिए संस्कारों से। जब आप अपने संस्कारों, अपनी संस्कृति से बनते हैं तो निश्चित ही आगे तो आप जाते ही जाते हैं। सर, बात की आप अलग अलग पद पर कार्यरत हैं, अलग अलग जगहों में। मैं बात करूं सर समाज की, समाज में परिवर्तन के लिए आप कार्य कर रहे हैं। ऐसे में क्या विजन आपका आगे है और किन चीजों में, अगर मैं बदलाव की बात करूं, चाहे सिंधु समाज की हो या फिर किसी भी क्षेत्र में सामाजिक तौर पर हो, क्या बदलाव आप आगे आने वाले समय में देखना चाहते हैं? बहुत अच्छा प्रश्न है कल्पना जी। समाज कोई भी हो, उनमें अंतर मैं एक ही मानता हूँ, भाषाई आधार पर और रीति रिवाजों के आधार पर जी। लेकिन समाज समाज होता है और प्रत्येक समाज की मूलभूत समस्या जो मैंने अनुभव की है वो एक जैसी है और वो है आज की युवा पीढ़ी का अपने बुजुर्गों के साथ दूरी बढ़ते जाना। और इस बढ़ती हुई दूरी को देखकर बड़ा दुखद अनुभव होता है, क्योंकि युवा पीढ़ी आने वाले कल के सपने संजोकर चलती है और उन सपनों को पूरा करने के लिए वो एक ऐसी दिशा में अग्रसर हो रही है जो अंतहीन है। बुजुर्गों के अनुभवों का लाभ लेकर युवाओं को आगे बढ़ना चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। और मैं समाज में जब भी बैठता हूँ, चाहे सिंधी समाज में या अन्य समाज के साथियों के साथ, तो यही कहता हूँ कि कितना भी आगे चले जाएं, लेकिन हमें पीछे देखते रहना चाहिए। जो पीछे छूट गया है ना, वो हमारा है। आने वाला हमारा होगा या ना होगा ये पता नहीं, लेकिन जो छूट गया उसको थाम कर चलें, ताकि जो है वो तो हाथ में रहेगा। और उस अनुभव के आधार पर जब हम आगे बढ़ेंगे, तो लोग किसी समय अंधेरे में टॉर्च लेकर चलते थे, वो अनुभव हमारे लिए उस टॉर्च की तरह है। उस रोशनी में हम आगे यदि बढ़ते हैं तो निश्चित ही हम एक सकारात्मक दिशा में आगे बढ़ेंगे। ये आज की युवा पीढ़ी के प्रति मेरा संदेश है, उनके लिए संदेश है कि कितना भी आगे बढ़ जाएं पर अपने अतीत को न भूलें, अतीत के संघर्ष को न भूलें, हमारे बड़ों ने जो किया है उसको न भूलें। यदि यह विस्मृत नहीं होगा तो निश्चित ही हम सभी सकारात्मक तरीके से आगे बढ़ सकते हैं। और अतीत की चीज़ों को साथ लेकर चलना ही कहीं ना कहीं हमें भविष्य का दर्पण दिखाता है, जिससे पता चलता है कि हमने पिछले कितना संघर्ष किया पीछे समय में और आगे आने वाले समय में हमें क्या अचीव करना है। तो ये एक जर्नी होती है हर किसी की लाइफ की, चाहे हम अपने बड़ों की बात करें, अपनी बात करें, हर जर्नी अपने आप में कुछ कहती है, अपने आप में कुछ सिखाती है। लेकिन जब भी हम अतीत में जाते हैं, हम लेके आते हैं अनुभव का पिटारा अपने बड़ों से। सर, बात करिए, हमने अभी बड़े बुजुर्गों की बात की, युवाओं की बात की। बात करूं सर पार्टीशन के दौर की, विभाजन की विभीषिका, जैसे शायद सिंधी समाज ने सबसे ज्यादा झेला उस दौर में। क्या अभी भी आप कुछ ऐसे लोगों को जानते हैं जो उस दौर से गुजरे, और गुजरने के बाद क्या लाइफ में उनके संघर्ष रहे, क्या चेंजेस? क्योंकि नए जगह पे बसना ऑब्वियसली मतलब इतना आसान नहीं होता किसी नए जगह पे नए लोगों के बीच। तो किन चीज़ों को उन्होंने फेस किया, और क्या आज की लाइफ में, अगर आज के टाइम के साथ हम देखें, एक लंबा टाइम बीत चुका है, क्या चेंजेस उनकी लाइफ में आए? क्या वो अभी भी उस चीज़ से पीड़ित हैं? जी, मैंने स्वर्णिम भारत में जन्म लिया जी, परंतु संयुक्त परिवार में अपने दादा दादी के मुख से जो सुनता था, अपनी नानी के मुख से जो सुनता था, और समाज के उन बुजुर्गों से जो आज भी हैं 86-87 वर्ष जिनकी आयु है, उनसे जब विभाजन के बारे में कुछ उनके अनुभव सुनने की प्रयास करता हूँ तो सच मानिए उनकी आंखों से आंसू आते हैं। सिंधी समाज हो या पंजाबी समाज हो, विभाजन की विभीषिका सबने झेली है। ये वो समाज था जो अखंड भारत के स्वर्णिम युग का साक्षी रहा है। दोनों ही वैश्य वर्ग से आते हैं। व्यापार की दृष्टि से दोनों समाजों का अपना एक महत्व था अखंड भारत में। पंजाब का विभाजन हुआ तो पंजाब प्रांत के जो लोग विस्थापित होकर आए वे तो भारत के पंजाब के हिस्से में रहे, लेकिन सिंध से विस्थापित होकर जो सिंधी जन आए उनके संघर्ष की गाथा आज भी जारी है। कई बार आज भी उन्हें वो शब्द सुनने पड़ते हैं जो उनके दिल पर चोट करते हैं। कई बार ऐसे
वाक़े आए हैं जब बुजुर्ग बताते हैं हमें आज भी हिंदुस्तानी शब्द सुनने को हमारे कान तरसते हैं। लोग कहते हैं आप वहाँ से आए हैं। हम अखंड भारत का हिस्सा थे, हम भारत में ही हैं। विस्थापन के बाद खुद मेरे परिवार के लोग बताते हैं कि उनके साथ के जितने बड़े बूढ़े आए थे, किसी के पास 8 किराएदारों वाली हवेली थी, किसी के पास 10 किराएदारों वाली हवेली थी, खेत खलिहान थे, पर जब यहाँ आए खाली हाथ आए। परिवार का पालन पोषण करने के लिए, और फिर दुखद बात यह कि किसी के गोद में संतान थी, किसी की कोख में संतानें थीं। उस संघर्ष के दौरान माताएं घरों पर जाकर काम करती थीं। घर के जो पुरुष सदस्य होते थे, कोई फेरी लगाकर कपड़ा बेचता था, कोई टॉफ़ी बिस्किट की सेल करता था। उस संघर्ष के बाद आज सिंधी समाज ने आर्थिक दृष्टि से जो मुकाम हासिल किया है वो ईश्वर की कृपा है और उस संघर्ष की सफलता है। लेकिन वो संघर्ष आज भी हमारे अंदर में व्याप्त है। वो संघर्ष पीढ़ी दर पीढ़ी नीचे जाता है, क्योंकि मातृभूमि अखंड भारत का वो हिस्सा थी जिसे हम सिंध कहते हैं। सिंध हिंद की आत्मा है। सिंध के बिना हिंद की कल्पना नहीं की जा सकती। यही कारण है कि आज राष्ट्रगान में भी हिंद है, और ईश्वर से प्रार्थना है कि पुनः भारत अखंड हो और वो हिस्सा जो हमारी मातृभूमि रहा हमारे बड़ों की, वो पुनः अखंड भारत का हिस्सा हो। ऐसी ईश्वर से प्रार्थना हम लोग नियमित करते हैं जी। और शायद उस दौर को हम और आप चाह के भी नहीं सोच सकते कि क्या वो दौर रहा होगा, क्या उस समय के संघर्ष रहे होंगे और कैसे लोगों ने आज सर्वाइव किया होगा उस टाइम पे। बट हाँ, समय बदला है, चीज़ें बदली हैं, और वर्तमान भारत में बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो हम नए सुबह के साथ, नए रूप के साथ लेकर इस स्वर्णिम भारत के साथ खड़े हैं। हम और आप देख रहे हैं बदलता हुआ हिंदुस्तान, क्योंकि 75 साल हमने बिता दिए इस देश को अपना बनाने में, अपना मानने में, जिसमें सभी ने सहयोग दिया, हर किसी की सहभागिता है। तो इसी के साथ मैं सर जानना चाहूँगी, आज हमने कई सारी बातें की सिंधी समाज को लेकर, क्या आप जाते जाते ग्वालियर वासियों से कहना चाहेंगे? ग्वालियर वासियों से ही नहीं, जिस स्थान तक ये आवाज़ जा रही है गूंज की, क्योंकि गूंज की गूंज तो निश्चित तौर पर दूर दूर तक जाती होगी। देखिए, हम उस देश के वासी हैं जिस देश में गंगा बहती है, और गंगा क्या है ये कहने और सुनने की बात नहीं है, अनुभव की बात है। तो गंगा को साक्षी मानकर हम बहुत कुछ कह जाते हैं, पर उसे आत्मसात नहीं करते। इस देश की संस्कृति, इस देश का परम वैभव, इस देश के मूलभूत संस्कार और इस देश के धार्मिक रीति रिवाज, इनकी जड़ों की गहराइयों में जाना एक आम आदमी के लिए संभव नहीं है। 70-80 साल जीने वाला इंसान इनकी गहराई तक नहीं जा सकता, पर हाँ, उसके कुछ हिस्सों को महसूस कर सकता है। और जब उन्हें हम महसूस करते हैं तो हमें लगता है कि वास्तव में कुछ तो है, कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, सदियों रहा है दुश्मन दौरे जहां हमारा। सबसे प्यारा हिंदुस्तान है। हिंदुस्तान में हिंदुस्तानियत रहनी चाहिए, कुछ रहे ना रहे, भारतीय रहना चाहिए। इस भाव को लेकर हम आगे बढ़ें तो शायद एक सच्चे इंसान होने का, इस माटी के सपूत होने का फर्ज अदा कर सकते हैं। और गर्व से कहिए हम भारतीय हैं। याद रखिए अपनी गौरवशाली परंपराओं, गाथाओं को और वीरों के बलिदानों को, क्योंकि जब तक हम इन चीज़ों को याद रहेंगे, नहीं भूलेंगे अपने स्वर्णिम भारत को, क्योंकि जो हमने पीछे छोड़ दिया है हमारे वीरों को, शायद कहीं ना कहीं उनके संघर्ष, उनकी जर्नी हमें बहुत कुछ सिखाती हैं, जिसे आज भी हम युवा पीढ़ी को रोज़ सीखने की ज़रूरत है, क्योंकि हर दिन आपको कुछ नया सिखाता है, आगे बढ़ना सिखाता है। तो गर्व कीजिए, खुश रहिए, और बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका अपना अमूल्य समय हमें देने के लिए। एक मुलाकात में ये था आज का सफर। अगले हफ्ते फिर होगी आपसे मुलाकात एक नए मेहमान के साथ। तब तक कहीं मत जाइए, सुनते रहिए कल्पना के साथ गूंज 90.8 FM, आपकी अपनी आवाज।